नमस्कार दोस्तों। हमारे देश को बहुत जल्द शायद एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग मिल सकती है अगर सरकार की चले तो। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए, जिसकी कॉस्ट एस्टिमेट करी जा रही है 971 करोड़ रुपीस, यानी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए इस नई बिल्डिंग को बनाने के लिए दिल्ली के बीचों बीच। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही उठता है कि क्या जरूरत है एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की? पुराने पार्लियामेंट के साथ क्या हो गया था जो नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों इसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं और क्यों आज के दिन तक ये प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अटका खड़ा है? आइए बात करते हैं इन सारे सवालों की आज के इस वीडियो में। 2019 में दोस्तों सरकार ने अनाउंस किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये वो एरिया है नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाता है, यानी इसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हमारा पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये सारा एरिया इसके अंदर इंक्लूडेड है। 3 किलोमीटर तक का ये रोड स्ट्रेच है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में, और सरकार इस पूरे एरिया को रीडेवलप करना चाहती है। इसका ब्लूप्रिंट डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग वन ऑफ द मेन फीचर्स है इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, लेकिन ये इकलौता फीचर नहीं है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी है, प्रधानमंत्री के लिए एक नया रेजिडेंस, एक नया ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक नया घर, एक बड़ा सा पार्क और बहुत सारी नई चीजें डेवलप करने का प्लान किया गया है। तो जो मैंने 971 करोड़ रुपीस की कॉस्ट बताई, ये सिर्फ नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए है। इन टोटल इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करी जा रही है 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी जब फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे थे इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, तो उन्होंने कहा ये एक सिंबल बनेगी नए और सेल्फ रिलायंट इंडिया का, यानी आत्मनिर्भर भारत का। तो स्पेसिफिकली इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की बात करें तो ये पुराने पार्लियामेंट के साइड में बनाई जाएगी। 4 मंजिले की इमारत होगी, ट्रायंगल शेप में होगी। कई लोगों ने इसकी शेप को पेंटागन से कंपेयर किया, जो यूएस में बिल्डिंग है उससे। इसके इंटीरियर डिजाइन्स में नेशनल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लोटस, पीकॉक और बैनियन ट्री। लोकसभा चेंबर की थीम होगी नेशनल बर्ड, हमारा पीकॉक। राज्यसभा के चेंबर की थीम होगी हमारा नेशनल फ्लावर यानी लोटस, और सेंट्रल लाउंज की थीम होगी हमारा नेशनल ट्री यानी बैनियन ट्री। बिल्डिंग में नए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, पेपरलेस रखने के लिए डिजिटल इंटरफेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ नए पार्लियामेंट में एक सेपरेट लाउंज होगा एमपीज के लिए, एक वीआईपी लाउंज भी होगा और ऑफिस स्पेस भी होगी एमपीज के लिए काम करने के लिए। स्मार्ट डिस्प्लेज और बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि वोटिंग करना आसान हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में। जहां पर यह बिल्डिंग बनाई जा रही है वहां पर तकरीबन 200 पेड़ों को काटा जाएगा इसको बनाने के लिए, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो ट्रांसप्लांट करेगी कुछ पेड़ों को और कॉम्पनसेट करने के लिए नए पेड़ भी उगाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की बात करते हैं। 12 दिसंबर 1911 ब्रिटिश सरकार ने अनाउंस किया कि वो इंडिया के कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली मूव करना चाहती है। इसी रीजन से दिल्ली में एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी शुरू करी गई। इसे डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस और हेrbert बेकर के द्वारा। इनफैक्ट इन्होंने पूरे इस नई दिल्ली के एरिया को डेवलप किया था, इसलिए इसे अक्सर लुटियंस जोन भी कहा जाता है। इस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी बिल्डिंग एक सर्कुलर डिजाइन में ही है, लेकिन अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे चेंबर्स अलग अलग बटे हुए हैं। 3 चेंबर्स हैं, 120 डिग्री के एंगल से सेपरेटेड है एक दूसरे से। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और तीसरे चेंबर को लाइब्रेरी बनाया गया है, और बीच में है सेंट्रल हॉल जिसे इस्तेमाल किया जाता है ज्वाइंट सिटिंग्स के लिए लोकसभा और राज्यसभा की। तब से लेके अब तक बहुत से अपग्रेड्स किए गए हैं इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, लेकिन ओवरऑल सभी लोगों का यह मानना है कि एक हिस्टोरिक मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर है। क्या जरूरत पड़ी इस नए पार्लियामेंट को बनाने की? सबसे पहला आर्गुमेंट उठाया जाता है सीटिंग कैपेसिटी को लेकर। जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है इसमें लोकसभा में 550 लोग बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है। आप बोलोगे तो काफी है, क्योंकि सिर्फ 543 लोकसभा एमपीज इलेक्ट किए जाते हैं देश के द्वारा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी मैक्सिमम 552 लोकसभा एमपीज ही परमिट करता है। लेकिन बात क्या है दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था यह फैसला किया गया था, ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है इसे हर 10 साल में एडजस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन चेंजेस। जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लाइन ड्रॉ करी जा रही थी कि कहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बड़ी बनेंगी, तो यह देखकर किया गया था कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड रिप्रेजेंट रफली एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल, यानी हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रफली सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे टाइम के साथ साथ देश की पॉपुलेशन बदलती रहेगी, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रीड्रॉ किया जाएगा या और सीटें ऐड करी जाएंगी, ताकि सारे लोगों को इक्वली रिप्रेजेंट किया जा सके हर 10 साल बाद।
लेकिन इस रूल से एक बड़ी प्रॉब्लम हुई। 1970s में सरकार फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रमोट कर रही थी। सरकार जनता से कह रही थी कि कम बच्चे पैदा करो। अब ऐसे केस में अगर ये रूल अप्लाई किया जाता, जिन स्टेट्स में लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा करे यानी फैमिली प्लानिंग को नहीं प्रैक्टिस किया, अगर इस रूल को वहां पर अप्लाई किया जाएगा तो उन्हें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाएंगी। और जिन स्टेट्स ने एक्चुअली में फैमिली प्लानिंग को प्रैक्टिस किया, सक्सेसफुल हुए, उन्हें कम सीटें मिलेंगी यहां पर, तो वो एक डिसएडवांटेज पे हो जाएंगे। वहां ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल गई जो लोग फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई उन स्टेट्स के लिए जो एक्चुअली में अच्छा काम करने लग रहे हैं यहां पर। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए 1976 में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसे फ्रीज कर दिया गया। 1976 में इन्होंने कहा कि अब हम 2001 में इस सिचुएशन को दोबारा से रीवैल्यूएट करेंगे, फिर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमें रीड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर जब 2001 आया, 2002 आया, 2002 में इन्होंने कहा कि अभी भी कोई जरूरत नहीं है करने की, हम 2026 तक इसे पोस्टपोन कर देते हैं, इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को। वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने को डीलिमिटेशन कहते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो। मेरे स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट पर मैंने स्पेशली एक एपिसोड भी बनाया डीलिमिटेशन पर, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। इस एपिसोड में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है डीलिमिटेशन एग्जैक्टली कैसे काम करती है और क्या कंट्रोवर्सी है इसको लेकर। स्टेटस ये था 2002 में कि अब डीलिमिटेशन को 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया, और 2026 की डेट जल्दी आने वाली है। लेकिन इतने सालों तक इस डीलिमिटेशन को पोस्टपोन किया गया, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये दोस्तों कि आज के दिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि तमिलनाडु से हैं, वो ऑन एवरेज 1.8 मिलियन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि उत्तर प्रदेश से होंगे, वो ऑन एवरेज 3 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेक्निकली कहें तो इससे हुआ क्या, एक वोट की वैल्यू एक वोट नहीं है। कुछ स्टेट्स में आपकी एक वोट की कीमत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। लेकिन 2026 की पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के हिसाब से अगर हम एक्चुअली में सीटों को रीएलोकेट कर देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लोकसभा में 543 सीटें होने की जगह 848 सीटें हो जाएंगी। और यही रीजन बताया जाता है दोस्तों कि क्यों जरूरत है देश को एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में 888 सीटिंग कैपेसिटी बनाई जा रही है लोकसभा की। अगर ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरी आउट करी जाती है तो पुराने पार्लियामेंट में सिंपली जगह ही नहीं है इतने नए एमपीज को बिठाने की। अब एक्चुअली में ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए, सीटों को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अपना अलग एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट है तो मैंने आपको अभी बताया ही क्या है कि एक वोट की वैल्यू एक वोट नहीं है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसलिए डेमोक्रेटिकली कह सकते हो कि ये करना जरूरी है ताकि हर इंसान के वोट की वैल्यू इक्वल हो। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट तो यही है दोस्तों कि ओवर द इयर्स आज भी फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल की देश को बहुत जरूरत है। तो ओवर द इयर्स जिन स्टेट्स ने ये अच्छा किया है, साउथ इंडियन स्टेट्स ने, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम हो जाएंगी, सीटें कम हो जाएंगी, और नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी स्टेट्स को ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार की पॉलिटिकल पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट्स। और ये एक तरह से पीनलाइज करना हो गया साउथ इंडियन स्टेट्स को, क्योंकि वो एक्चुअली में अच्छी फैमिली प्लानिंग करने लग रही हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है कि सिंपली पैसे बचाना। अगर 500 की जगह यहां पर 800 लोकसभा के एमपीज होंगे, अब उन सबको सैलरीज देनी पड़ेगी, उन सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, और इतना सारा पैसा खर्च होएगा नए एमपीज को इलेक्ट करने में, उनकी सैलरीज देने में। तो यहां पर कई करोड़ों रुपए बचाए जाएंगे अगर हमारे एमपीज के नंबर को नहीं बढ़ाया जाता, तो पॉलिटिशियंस को कम रखा जाता है। तो अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमें टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीटें बढ़ाकर 800 तक कर देनी चाहिए या फिर 543 तक ही सीमित रखनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा जो बाकी रीजंस है एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है, वो माइनर रीजंस है। कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के पुरानी ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है, तो इसे सर्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है या नहीं है। इसलिए हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि डेफिनेटली अर्थक्वेक प्रूफ है। कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी बिल्डिंग में जो माइक्रोफोन्स लगे हैं वो पुराने स्टाइल में लगे हैं, उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इसके अगेंस्ट की क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, वो क्या आर्ग्यू करते हैं? सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इस नंबर ऑफ एमपीज के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट ये है कि लोगों का कहना है कि 2061 तक प्रोजेक्शंस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन वैसे भी स्टेबलाइज कर जाएगी। उसके बाद एक्चुअली इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होगी। तो क्या हम फिर से इसे रीइवैल्यूएट करेंगे और नंबर ऑफ एमपीज को कम करेंगे? ऐसा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, ये टाइम और पैसे की वेस्टेज है। तो अगले 50-60 सालों के लिए अगर हम सेम नंबर लेकर चल रहे हैं तो वैसे भी ये नंबर वापस इतने नीचे आकर अटक ही जाना है। तो क्या फायदा हुआ लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीटें बढ़ाने का सिर्फ 60-70 सालों के लिए, जिसके बाद वापस ये कम करनी पड़ेगी?
इसके अलावा कुछ सिंपल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इस बिल्डिंग को बनाना बिल्कुल पैसे की वेस्टेज है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को अपग्रेड किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें, तो इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं बनती। और स्पेशली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, चलो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तो आप वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हो कि ठीक है ये नंबर बढ़ाने के लिए चाहिए, लेकिन बाकी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वहां पर 20,000 करोड़ रुपए वेस्ट करने की क्या जरूरत है, स्पेशली ऐसे क्रिटिकल टाइम पर जहां पर देश कोविड-19 से हुई इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने लग रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट -10, -20% पर है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो क्या ये प्रायोरिटी है पैसे खर्च करने की? इसे बाद में भी देखा जा सकता है जब देश की इकोनॉमिक हालत बेटर हो। तीसरा आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है कि कई हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट्स ने आर्ग्यू किया है कि कोई भी हेरिटेज स्टडीज या पब्लिक कंसल्टेशंस नहीं की गई इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को फाइनलाइज करने से पहले, जनता से पूछा तक नहीं गया। यह भी एक्यूजेशन लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। जो आर्किटेक्ट हैं इस प्रोजेक्ट पे वो वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया था अहमदाबाद में, और साथ ही साथ ये वही आर्किटेक्ट हैं जो काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट पर भी काम करने लग रहे हैं, एक और प्रधानमंत्री मोदी का फेमस प्रोजेक्ट। अगला ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाकर पब्लिक स्पेस खत्म करी जा रही है सेंट्रल विस्टा में। ये जो नई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बिल्डिंग आएगी, हाउसिंग आएगी, इससे जनता के लिए जो जगह थी जहां पर लोग जाकर आराम से टहल सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, अब वो जनता के लिए नहीं रहेगी, उसे पॉलिटिशियंस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि करीबन 80 एकर्स ऑफ लैंड करंटली जो एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड बन जाएगा। हालांकि जो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं वो इस चीज को डिनाई करते हैं। ऊपर से क्लाइमेट एक्टिविस्ट का कहना है कि इतनी भारी कंस्ट्रक्शन करना दिल्ली के बीचों बीच सिर्फ पॉल्यूशन को बढ़ाएगा और कुछ नहीं होगा। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से 10 से ज्यादा पिटीशंस फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक ये मैटर सब जुडिस है कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता यहां पे। लेकिन उसके बावजूद भी जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर फाउंडेशन स्टोन लेकर दिया। एक्सपर्ट्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि दुनिया भर में ऐसी कई पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स हैं जो आज तक फंक्शन कर रही हैं बहुत अच्छे से और आज भी यूज की जाने लग रही हैं। यूएसए का पार्लियामेंट 1793 में बना था, यूके का पार्लियामेंट 1870 में बना था, इटली का पार्लियामेंट 1505 में, स्पेन का पार्लियामेंट 1814 में, साउथ अफ्रीका का 1884 में, और इंडिया का पार्लियामेंट जो 1927 में बना, इन सबसे नया पार्लियामेंट था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने दोनों साइड के पॉइंट्स बताए हैं, आप किन से एग्री करते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए पसंद आया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।